हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया एकदम। तो पिछली वीडियोज़ में हमने सीखा था, हम और आप दोनों ने मिलकर सीखा था कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही ले रहे हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? पहले होती है कि नहीं होती हमने सीखा था, होती है वो तो सबको पता है, और कितनी होती है वो हमने देखा था। पहला रॉड देखा था, दूसरा एक सेमी सर्कुलर आर्क देखा था। वहाँ आपने दो चीज़ें सीखी थी कि अगर रॉड है तो एक्स पे जाके डी एक्स काटते हैं, और अगर कोई आर्क है तो उस पर थीटा पे जाके डी थीटा काटते हैं। हमने दो मेथड समझे थे, वो दो अलग कॉन्सेप्ट हैं। वो समझने के लिए अगर समझे तो वो दो अलग कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। तो आज उसी चीज़ को अपन इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे कि काफ़ी होता है। तो आज हम पढ़ेंगे, अपने पास वही है, एक रॉड है, रॉड के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। लेकिन आप सोच भी सकते हैं कि रॉड के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो सकती है। काफ़ी बड़ा बना दिया है। एक जैसे अपने पास रॉड है, ठीक है, इन्फानाइट लाइन चार्ज बोलते हैं, वो एक 1D होता है। क्या होता है? 1D होता है। ऐसा इन्फानाइट लाइन चार्ज है, इन्फानाइट नहीं है, एक लेंथ है L। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है? L है। और इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है? लेमडा कूलम पर मीटर है, लेमडा कूलम पर मीटर। अब हमसे पूछ रहा है कि इससे यहाँ पे इस डिस्टेंस पर जो कि D है, इसके से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी होगी? इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें बता दीजिए। देखिए मैं करता हूँ, ये आपको समझाने का था। एक्सिस पे लिया था, ऐसे भी तो आ सकता है, बाकी हम वो जनरलाइज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, कैसे निकालते हैं? तो क्या करते हैं, यहाँ से इस पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी तो इसकी वजह से किधर रहेगा? इधर रहेगा। और इसकी वजह से क्या रहेगा? इधर रहेगा। इसको जोड़ दो। ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं θ1, इसको क्या बोल दिया? θ2 बोल देते हैं। ये ऐसा लिया है और ये वाला ऐसे लिया है, इन अपोजिट सेंस है। आगे इसको और क्लियर कर दूंगा। ये क्या है? θ1 है और ये क्या है? θ2 है। समझ में आई बात? अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको दो तरीके से काट सकते हैं। ये y पे जाके dy काट सकते हैं, y पे जाके इसको मिटा दूँ, y पे जाके अपन क्या कर सकते हैं? dy काट सकते हैं। ये लेंथ क्या है? dy है। और इस dy पे कितना चार्ज है? dy पे कितना चार्ज है? dq। dy पे कितना चार्ज है? dq चार्ज है। और दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग थीटा पे जाके डी थीटा काट सकते हैं, थीटा पे जाके डी थीटा काट सकते हैं। ये थीटा है और यहाँ पे हम गए, ये एंगल कितना है? डी थीटा, ये काट दिया। समझ आई कि नहीं है बात? दो तरीके से काट सकते हैं ना, सिंपल है। अच्छा ये कैसे कटा? अब यहाँ पे जो डी क्यू चार्ज है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ से ये लेंथ वाई है, यहाँ से इस पॉइंट पर ऐसा 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 ऐसा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और इस पॉइंट, ये डी है, ये वाई है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये डी है ना, ये लेंथ कितनी है? डी। यहाँ से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगी? पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे डी क्यू रखा है, इसके से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगी? इधर, अवे। तो डी क्यू क्या हो जाएगी? के डी क्यू बाई क्या? डी स्क्वायर की वाई स्क्वायर की डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। अरे ये लेंथ लिखना पड़ता है ना, डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देख लो, कुछ गलत नहीं किया है, सही तो है ना? आगे बढ़ूँ, डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा ये लिख सकते हैं क्या? ये लिख सकता हूँ मैं, देखना, ये थीटा है, तो यहाँ पे क्या है? ये जो लेंथ है ये डी स्क्वायर, सॉरी डी सेक थीटा है, यानी यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं? डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अरे ये भी तो लिख सकता हूँ, इससे आसान हो जाएगा। उससे भी कर सकते हैं लेकिन उससे टफ पड़ जाता है, इससे आसान हो जाएगा। भाई मैथमेटिक्स उतनी तो हमें आनी चाहिए, जितना कोई कैलकुलेशन करने तो कर सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगी? ये लेंथ क्या होगी? डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये लेंथ क्या हो गई? ये लेंथ डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या वेरिएबल है। क्या डी क्यू को, अच्छा डी को क्या लिख सकते हैं? डी क्यू को यहाँ पे लेमडा है, तो डी वाई लेंथ पे कितना हो जाएगा? लेमडा ऑफ डी वाई। तो क्या डी क्यू की वैल्यू लेमडा डी वाई है? तो यहाँ पे क्या हो गया? के लेमडा डी वाई अपॉन डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या वेरिएबल है। एक तो डी वाई वेरिएबल है, दूसरा थीटा वेरिएबल है।
क्या कठिन हो गया चीज़ें? क्या चीज़ें कठिन हो गई हैं? हाँ लगता है, तो लगता तो है कठिन हो गई है ना, क्योंकि डी वाई भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, करें तो करें क्या। तो आइए इसमें देखते हैं, इस ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ये थीटा है, ठीक है, ये डी है और ये वाई है। तो क्या यहाँ से जो वाई इज इक्वल टू क्या है, वाई इज इक्वल टू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, डी टेन थीटा, वाई की वैल्यू क्या है, डी टेन थीटा। करते हैं टेन थीटा, इसमें क्या डिफाइन करोगे, क्या दिख रहा है ऊपर कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है। टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगी, वाई बाई डी। टेन थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, अच्छा आप लोग क्या लिखते हो, पी बी एच अपॉन क्या था, मैं हिंदी मीडियम वाला हूँ ना, तो देखो मुझे ही नहीं आ रहा है, देखो ऐसा मैं हिंदी मीडियम वाला हूँ, LAL अपॉन KKA। आप लोग कैसे लिखते हो, मैं बोलना नहीं चाहता, बोल दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, वो जो मुझे याद है। क्या ये होता है, यही तो होता है, पंडित बद्री प्रसाद। अब आगे पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता है, ठीक है, तो वो अलग बात है, मुझे ये याद है, ये इसका एक हमारे सर ने बताया था, मैं बोलना नहीं चाहता यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रडिक्शन। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आई एम सॉरी अगर किसी के भावनाओं को मैंने ठेस पहुँचाई हो, तो याद करने का तरीका था हमारे। तो क्या था, पी अपॉन, अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर कितना है, वाई अपॉन डी, तो वाई इसको टू क्या हो गया, डी टेन थीटा। एक बार इसको इंटीग्रेट कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, डी वाई अब इसको क्या होता है, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्या तुमको आता है ये कैसे किया, देखो हमें मिला है वाई इक्वल टू क्या मिला है, डी टेन थीटा। दोनों साइड को क्या कर दो, मैंने इसको क्या कर दिया है, वाई को ही मैंने क्या कर दिया है, डी वाई अपॉन डी थीटा कर दिया है। तो क्या हो गया, डी थीटा अपॉन वाई की वैल्यू क्या है, डी टेन थीटा। तो सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या है एक्चुअल में, डी अपॉन डी थीटा, तो डी वाई इक्वल टू क्या हो गया, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये करना आना चाहिए, आगे से मैं ऐसे ही करूँगा, ठीक है। इट इज़ प्योर मैथमेटिक्स, इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो के लेमडा डी वाई की वैल्यू क्या है, डी सेक स्क्वायर थीटा, डी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा गया, डी से डी गया, तो क्या आया, के लेमडा अपॉन डी डी थीटा। क्या डी की वैल्यू ये आई। अच्छा ये बात समझ में आई, हमने ई की वैल्यू निकाल दी है, हमने क्या कर दी है, ई की वैल्यू निकाल दी है। अच्छा बताना, क्या मैं एलिमेंट को चेंज करूंगा तो क्या डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अब इसी बात है, क्या अगर मैं इसके ऊपर लूँगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी और डायरेक्शन देखो अलग है, और मान लो नीचे भी ले लो तो डायरेक्शन पूरा उलट जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा, तोड़ के जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तोड़ के जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे जो क्या कोई कंपोनेंट जीरो होगा नहीं ना, रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये मिडिल में नहीं है बिल्कुल भी। जीरो कैसे होगा, क्योंकि इधर देखो रॉड ज़्यादा है, और रॉड ज़्यादा तो इसका हिस्सा मतलब देखो ये थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू है। मान लो एक टाइम पे थीटा टू के बराबर थीटा टू हो गया, ये थीटा टू हो गया, ये भी थीटा टू हो गया, लेकिन अभी भी थीटा वन तो इतना है, अभी क्या बचा है, ये कितना है, थीटा वन माइनस थीटा टू। क्या इसकी वजह से नीचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ही ना, कैंसिल तो नहीं होगा ना। समझ में आई बात कि नहीं आई। अच्छा ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आइए बताता हूँ। तो यानी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें तोड़ना पड़ेगा। यहाँ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डी ई, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो इधर क्या हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा। इधर क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। समझ में ये बात की नहीं आई। अब इनमें से कोई सा भी एक कैंसिल नहीं होता। पिछले वाले टर्न पे कैंसिल हो रहा था क्योंकि सिमेट्री थी, यहाँ पे सिमेट्री नहीं है, ठीक है। नीचे रिजल्ट में नीचे ही तो आएगा ना यार,
तो ये कैंसिल कर रहा है, इसका ये हिस्सा इतनी इसको इससे को कैंसिल कर रहा है, लेकिन ये तो डोमिनेट कर रहा है ना, तो इसके से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे ही तो आएगी। आउच, समझे कि नहीं समझे? दैट्स सो सिंपल। मैं मिटा रहा हूँ 1 मिनट के लिए, आप जो भी चीज़ पे नोट लिखिए, मैं कचड़ा मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी लिखना है। ये मिटा दूँ, ये भी मिटा दूँ, और ये तो नोट ही कर लिया है। यहीं पे कुछ एक चीज़ लिखता हूँ फिर मिटाता हूँ। यहाँ पे जो डी ई साइन थीटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ई पैरेलल। और जो डी ई कॉस थीटा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ई परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्यों बोलते हैं, पैरेलल क्यों बोलते हैं? सब हम रॉड के रेस्पेक्ट में बोलते हैं। ई पैरेलल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो रॉड के पैरेलल है। ई परपेंडिकुलर क्योंकि ये रॉड के परपेंडिकुलर पे है। समझ में ये बात? तो यहाँ पे आया, समझ आइए, मैं मिटा दूँ, यहाँ पे मिटाता हूँ। बोलो भारत माता की जय, है ना? कल तो आइए, ई पैरेलल क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ डी परपेंडिकुलर, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। क्या ये निकालूं? आइए साथ में मिलकर निकालते हैं। अब तो डायरेक्शन सभी की सेम रहेगी ना, अब तो जोड़ ही सकते हैं, सिंपल सी बात है, तोड़ के जोड़ने का कोई लफड़ा ही नहीं है। अच्छा, इसमें वेरी क्या करें? डी की वैल्यू पुट करते हैं। क्या था रे यार, मैंने तो डी की वैल्यू नहीं हटा दी। क्या आया था? के लेमडा बाई थीटा, शायद डी थीटा, यही तो आया था। कितना आया था? यही तो आया था ना, मुझे बोर्ड पे दिख नहीं रहा है। के लेमडा बाई डी थीटा, डी थीटा, तो क्या होगा? के लेमडा बाई थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो कौन कांस्टेंट है? ये सारे कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट को बाहर कर लो, जो वेरिएबल उनको अंदर ही रख दो। तो कांस्टेंट ये था, इसको हमने बाहर कर लिया। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी है? लिमिट -θ1 से θ2 तक, -θ2 से लेकर θ1 तक, सॉरी, -θ2 से θ1 तक लगानी है। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि ये अपोजिट सेंस में है तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा के माइनस साइन थीटा, साइन थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा? माइनस साइन थीटा कि साइन थीटा, साइन थीटा, -θ2 से θ1। तो ई परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई? के लेमडा बाई थीटा साइन θ1 माइनस प्लस साइन θ2। क्यों किया था? अच्छा कर देता हूँ, देखो, माइनस ऑफ साइन, अंदर में है -θ2, तो हमको पता है साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा? साइन θ1 प्लस ऑफ साइन θ2। दैट्स इट। ई परपेंडिकुलर की वैल्यू ये आई। क्या आप ई पैरेलल की वैल्यू निकाल सकते हो? ई पैरेलल की वैल्यू क्या आ जाए? के लेमडा बाई डी, इंटीग्रेशन में हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? -θ2 से θ1 तक। तो ई पैरेलल की वैल्यू क्या हो गई? साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो के लेमडा बाई डी माइनस ऑफ कॉस थीटा। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? -θ2 से लेकर θ1 तक। अब माइनस है तो पहले अपर लिमिट को लोअर लिमिट, पहले लोअर लिमिट पुट कर लेते हैं अगर माइनस आता है तो क्या हो जाएगा? ई पैरेलल इज इक्वल टू के लेमडा बाई डी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। यहाँ पे क्या होता है? कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। समझ में आई बात? तो यानी ई परपेंडिकुलर की वैल्यू के लेमडा बाई डी साइन θ1 साइन θ2, ई पैरेलल की वैल्यू आई ई के लेमडा बाई डी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। क्या आई? कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। याद हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात नहीं, और ये याद होना चाहिए। ये जैसे मुझे याद है वैसे याद है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। बहुत टफ नहीं है, लेकिन हाँ टफ है, लेकिन याद रह जाए ये तो फिर कोई बुराई वाली बात बिल्कुल भी नहीं है यार। बहुत सिंपल है, क्योंकि आप जिनके साथ एग्ज़ाम देने जाओगे उन सभी लोगों को, जो जिनके साथ आप कॉम्पीट करना चाहते हो, उन सभी लोगों को ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, क्या दिख रहा है बोर्ड पे? हाँ, मैं तो पीछे जाके देख के आया, दिख रहा था, लाइट चली गई ना। तो क्या हो गया? ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल
याद होनी ये बहुत बड़ी बात नहीं है, याद होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर अच्छे बच्चे हो तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप जिनके साथ कॉम्पीट करने जाओगे एग्ज़ाम में उनको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। अच्छा, इसकी मैं खूबसूरती बताता हूँ, इसकी क्या खूबसूरती है। आइए 2 क्वेश्चन लेके अपन इसको मतलब पूरा क्लियर कर लेते हैं, पूरी चीज़ें, मतलब इसमें कुछ भी नहीं बचाते हैं। बोर्ड पे साफ से दिख रहा है ना, मैं अभी देख लूँगा बनाने के बाद। ठीक है, यहाँ पे 2 सवाल लेंगे और दोनों सवाल से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो पहले तो फिर यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं कि ई परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, ई पैरेलल की वैल्यू क्या है। तो आप खुद लिखना, मैं नहीं लिख रहा हूँ। आइए देखते हैं, अपने पास एक ऐसा रॉड है, ये एक लेंथ है, यहाँ से ये एंगल है एक, और यहाँ से ये एंगल लिखा है 60 डिग्री और ये एंगल दिया हमको 30 डिग्री। इसके ऊपर जो लैम्डा कूलम पर मीटर ही है। ठीक है, और ये लेंथ कितनी है, ए है, ये लेंथ कितनी है, ए है। तो और इसमें अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, हमें पहले क्या पता होना चाहिए, θ1 पता होना चाहिए, θ2 पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए। क्या इस केस में θ1 कितना है, 60 डिग्री। क्या d कितना है, क्या a है। और क्या जो θ2 कितना है, -30 की 30, -30 की 30, क्योंकि हमने भाई साहब हमने किस में ले लिया है, डेरिवेशन में ही -θ ले लिया है, डेरिवेशन में ही -θ ले लिया है। ये समझ में आया। इसी पे एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि क्लियर और हो जाए। यहाँ पे एक अपने पास वही रॉड है जिसके पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा कूलम पर मीटर है। यहाँ से ये लेंथ है, ये है 30 डिग्री, और ये जो है वो है भी है 30 डिग्री, ये जो है वो भी है 30 डिग्री, और ये लेंथ है अपने पास ए, ये लेंथ है अपने पास ए, ये लेंथ है अपने पास ए। तो आप हमको बताइए कि θ1 क्या है, θ2 क्या है, और ए क्या है। सॉरी डी था ना उसमें, तो डी क्या है। क्या θ1 की वैल्यू 30 होगी, क्या θ1 की वैल्यू -30 होगी, क्या θ1 की वैल्यू 0 होगी, या θ1 की वैल्यू 60 होगी। तो अगर आप उस डेरिवेशन को ध्यान से देखें तो हमने जो एंगल लिया था वो था परपेंडिकुलर से, तो परपेंडिकुलर से ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। θ2 की वैल्यू क्या होगी, -30, θ2 की वैल्यू क्या होगी, -30 ना, मैंने सही बोल दिया क्या, हाँ, θ2 की वैल्यू क्या होगी, 30 नहीं। देखो अगर आपने हम उस डेरिवेशन को ध्यान से देखें, उस डेरिवेशन को अगर हम ध्यान से देखते हैं जो अभी किया था, उसमें क्या हो रहा था, उसमें ये हो रहा था कि इस परपेंडिकुलर से सारे एंगल नाप रहे थे, और जो एंगल्स थे वो अपोजिट सेंस में थे, एंगल्स थे वो अपोजिट सेंस में थे। अच्छा θ1 क्या था, θ1 था इस परपेंडिकुलर से उस लाइन के बीच में एंगल जो कि इसके ऊपर वाले सिरे से आ रही थी। θ1 क्या है, परपेंडिकुलर से इस लाइन के बीच का एंगल है जो कि इनको ज्वाइन कर रहा है, देख रहे हो ऊपर वाले लाइन का। और θ2 क्या है, इस परपेंडिकुलर और नीचे से जो लाइन आ रही है, देखो ये वाली लाइन जो इसके लोअर एंड से आ रही है, उनके बीच का एंगल है। और अगर θ2 ऐसा है तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो θ2 कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, यानी अपोजिट सेंस में था। तो यहाँ पे क्या है, ये रहा इसके लोअर एंड को, और एंगल कहाँ है, ये कैसा है ये, लेकिन हमने उसमें क्या लिया था, ऐसा थोड़ी ना था, इधर लिया था, तो θ2 के लिए हो जाएगी -30। लेकिन अगर उस केस में लिखें तो और करके लिखें, क्या हो जाएगा, 30 के बजाय यहाँ से ऐसा, देखो इसी सेंस में तो लिया है, ये ऐसा, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 360 में से माइनस, तो 330 डिग्री। और ए क्या था, डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है रॉड से, डी क्या था, डी रॉड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगी ए cos 30, सही तो है ना। तो डी क्या हो गया, ए cos 30। बाकी तो आप फॉर्मूला लगा के निकाल ही सकते हो ना, बाकी तो आप फॉर्मूला निकाल के बता ही सकते हो। अब यहाँ पे बताइए ई परपेंडिकुलर किधर होगा, ये पॉजिटिव है, तो क्या ई परपेंडिकुलर इधर होगा और ई पैरेलल नीचे होगा, ई पैरेलल नीचे होगा। और यहाँ पे क्या है, ई पैरेलल, ये ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल अभी भी इधर रहेगा। कैसे, सुनना, अभी भी वही पिछला कॉन्सेप्ट है। ये मान लो 30 है और ये भी 30 है, इस
इसने इसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि जितना इधर था उतना इधर आ रहा था, इधर वाले की वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हाँ ये दोनों कैंसिल हो गए। लेकिन नीचे तो अभी भी इसकी वजह से ये वाला जो कंपोनेंट है वो इधर आ रहा था। तो नेट में नीचे कौन सा आएगा, नेट में नीचे कौन आएगा, नेट में नीचे आएगा, देखो ये 30 है, ये भी 30 है, तो कैंसिल आउट हो गया। लेकिन ये वाला कंपोनेंट अभी भी था, लेकिन जो ऊपर बच रहा है बाकी 30 वाला, उसकी वजह से क्या है, ये नीचे आ रहा है। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो तो मतलब ये रहेगा। सेम चीज़ क्या है यहाँ पे, ये भी रहेगा। अब यहाँ पे क्या था, दो कुछ चीज़ें जो अपने को जाननी चाहिए, वो क्या है, क्या होती है, क्या होनी चाहिए कि जो डी है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रॉड है। डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रॉड या वायर जो भी अपने पास है। और दूसरा क्या है, जो θ1 और θ2 है वो हम लेते हैं अपोजिट सेंस में। किसमें लेते हैं, अपोजिट सेंस में। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपन कॉमन सेंस से चूज करते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी चूजन बाय कॉमन सेंस। तो करते हैं ये लेक्चर को समाप्त, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।